सबसे पहले जानिए आज क्या है खास। पहली खबर दिल्ली से है, जहां अभी चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने किसकी टिकट काटी है और किसे टिकट से नवाजा गया, पूरी लिस्ट अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। वहीं दूसरी खबर स्वदेशी टैंक जोरावर की। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का टेस्ट अब फाइनल स्टेज पर है। आज लद्दाख के न्यूमा में जोरावर का अंतिम टेस्ट शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जोरावर सेना की शान कैसे बढ़ाने वाला है, इस टैंक की खासियत, इस टैंक को क्यों कहा जा रहा है भारतीय सेना का अभिमान, और जोरावर कैसे दुश्मनों पर टूट पड़ेगा, पूरी डिटेल आपके सामने हो। चौथी खबर रोबो के साइड इफेक्ट की। चीन से एक दिलचस्प खबर आई है। एक रोबो ने शोरूम में खड़े करीब 12 रोबोट्स को किडनैप कर लिया। आखिर कैसे हुई रोबोट्स की किडनैपिंग और किडनैपिंग के लिए किस हथियार का हुआ इस्तेमाल, पूरी पिक्चर होगी क्लियर अंदाज में आपके सामने। लेकिन सबसे पहले चौंकाने वाली तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर से एक शादी के जश्न की ये तस्वीरें हैं। हालांकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 लाख रुपए यहां उड़ा लिए। बारात ले जाने से पहले दूल्हे के घर वाले छत पर चढ़ गए और कैसे नोटों की बारिश होती रही, यही तस्वीर आपके सामने। 100, 200, 500 के नोट उड़ाए गए, इसके लिए बाकायदा जेसीबी लगाई गई। जेसीबी में खड़े होकर दूल्हे के रिश्तेदार नोट उड़ाते नजर आए और जिस वक्त नोट गिर रहे थे उस वक्त सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लूटने की ही, नोट को लूटने की ही होड़ मच गई। अब दूसरी तस्वीर अमेरिका से, जहां एक कार ने जबरदस्त जंप मारी। कार करीब करीब उड़ते हुए हवा में उछली और 80 से 100 फीट दूर जाकर गिरी। जिस वक्त कार जमीन पर आई उस वक्त पल भर के लिए अनियंत्रित हुई, लेकिन फिर संभल गई, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ गई। बताया तो ये जा रहा है कि ये कार टेस्ला कंपनी की है और कुछ लड़के मस्ती के लिए कार को तेज ड्राइव करते हुए हवा में उड़ा रहे थे। तीसरी तस्वीर रूस के सेवास्तोपोल से। कार में धमाके की ये खौफनाक तस्वीर है। चंद सेकंड में पूरी कार कैसे तबाह। कार सड़क पर जाती नजर आ रही है, अचानक जोरदार धमाका और पूरी कार के परखच्चे उड़ गए। धमाके में रूसी सेना के एक अधिकारी की जान गई है, जबकि ये हमला किसने किया इसकी जांच हो रही है। वेस्ट बैंक से आई चौथी तस्वीर देखिए। जेनिन में इजरायली बॉर्डर पुलिस ने एक घर पर रेड की। इजरायली पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस घर में हमास के संदिग्ध लड़ाके छिपे हैं और इस घर की दीवारों को पहले बॉम्ब से उड़ाया गया, फिर उसके बाद गोलियों से कैसे आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से दर्जनों गोलियां चली। एनकाउंटर में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के आरोपों पर आपको बता दें, अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस वक्त, और संबित पात्रा इस वक्त क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना। आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं।
सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। बंधुगण, स्ट्रक्चर की बात हुई है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। और राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया? क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरामैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वो अभी हम निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। कि दिल्ली चुनावों में करीब 3 महीने का वक्त है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी बन गई है जिसने सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। आप उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। यही इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव से अभी फिलहाल चुनाव में 3 महीने का वक्त है, लेकिन दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है और पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम। आपको बता दें अब इस लिस्ट की खासियत क्या है, क्योंकि लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को जगह मिली है।
हालांकि कांग्रेस से आए वीर सिंह धिंगान को जिस तरीके से टिकट मिली है, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। 11 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए नेताओं को भी जगह दी गई है। अब किस चुनावी रणनीति के तहत इस वक्त आम आदमी पार्टी फैसले ले रही है और आने वाले चुनाव को देखते हुए यह फैसला कितना निर्णायक साबित हो सकता है, इस पर नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी जीत भाटी। और जीत भाटी से इसको लेकर करूंगी सवाल। इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही इसी बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर पहले एक डिटेल आपके सामने उस लिस्ट के बारे में, क्योंकि जिन नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। और इस इंफॉर्मेशन के तहत देखिए, ब्रह्म सिंह तंवर का नाम सबसे पहले आपके सामने, जो कि छतरपुर से उम्मीदवार के तौर पर सामने होंगे। वहीं अनिल झा को किराड़ी से उतारा गया है, यह महत्वपूर्ण नाम है जो बीजेपी से अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दीपक सिंगला विश्वासनगर से चुनावी मैदान में होंगे। इस पहली लिस्ट के मुताबिक चौथा नाम है सरिता सिंह का, जो रोहतास नगर से चुनावी मैदान में दिल्ली में नजर आएंगी। वहीं पांचवा नाम है बीबी त्यागी, जो लक्ष्मी नगर से चुनावी मैदान में होंगे। 11 उम्मीदवारों में अब छठा नाम राम सिंह का, जो बदरपुर से चुनावी रणनीति में नजर आएंगे, और जुबेर चौधरी, जिन्हें सीलमपुर से मैदान में उतारा गया है। तो इस लिस्ट में अगला नाम वीर सिंह धिंगान का है, जो कि सीमापुरी से चुनावी मैदान में होने वाले हैं, और घोड़ा से गौरव शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ करावल नगर से मनोज त्यागी इस लिस्ट में उनका नाम भी इस वक्त शामिल है, और सुमेश शौकीन मटियाला से चुनावी मैदान में होंगे। तो पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के ये नाम कितने चौंकाने वाले हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि टिकट किसे मिला है और किसके टिकट कटे हैं ये अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि सोमेश शौकीन, जो आपको बताया मटियाला से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, गुलाब सिंह की यहां से टिकट कटी है। अनिल झा, जो कि आम आदमी पार्टी में आए हैं, उन्हें किराड़ी से चुनावी मैदान में मिला है जगह। वहीं ऋतुराज झा की टिकट गई है। अब्दुल रहमान का टिकट कटा है। जुबेर चौधरी अब सीलमपुर से चुनावी मैदान में है, जबकि पार्टी छोड़ चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम। तो अब यहां वीर सिंह धिंगान को सीमापुरी से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। वहीं करतार सिंह तंवर, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, और ब्रह्म सिंह तंवर अब छतरपुर से चुनावी मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी ने यह रणनीति किस लिहाज से अपनाई है? जीत, एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये एक तो सबसे पहली बात टाइमिंग, अभी चुनाव को बहुत वक्त है, लेकिन ये रणनीति के तहत 11 स्पेशल 11 जो इस वक्त इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, इसमें एक मैसेज साफ है कि जो आम आदमी पार्टी में जिस उम्मीद के साथ आया है उसे मौका दे दिया गया। बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट को आप समझेंगे तो पाएंगे कि इसमें पूरी की पूरी राजनीति है। और देखिए, आम आदमी पार्टी ऐसे ही सब नेताओं को नहीं ले रही है, बाकायदा उसके बारे में पहले सर्वे कराया जाता है। इस लिस्ट को आप देखेंगे तो इसमें दिल्ली की पूरी राजनीति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 11 हैं, 11 में से 8 जगह पर आम आदमी पार्टी हारी थी, सिर्फ 3 जगह पर ही जीती थी। अब उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी आपको दिखाता हूँ। 2 इसमें नए चेहरे हैं। देखिए, गोंडा से गौरव शर्मा और करावल नगर से मनोज त्यागी एकदम नए चेहरे हैं। बाकी 3 कांग्रेस से आए थे, वो भी इसमें उम्मीदवार हैं। 3 बीजेपी से आए थे, वो भी इसमें उम्मीदवार हैं। और 3 जो पहले हारे थे आम आदमी पार्टी के, वो भी इसमें है। यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों का मिश्रण है, और 2 नए चेहरे भी हैं। इसके पीछे वजह यही है कि आम आदमी पार्टी अपने बूते चुनाव में इस बार दिल्ली में फिर से जीत के हैट्रिक लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल खासकर जब से जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। 2 चढ़ की पदयात्रा कर चुके हैं। हाल ही में जो है जिला सम्मेलन जो है वो किया था 14 अलग अलग जिलों में। तो अरविंद केजरीवाल एकदम नाप तोल कर रहे हैं। और जो विधायकों की टिकट कटने की हम बात कर रहे हैं, देखिए 6 इनमें से बाहर ही हैं जो 11 टिकट दिए गए हैं। तो इनमें बकायदा हर सीट पर तमाम जो विधायक थे उनसे कह दिया गया था कि आप रिपोर्ट कार्ड तय कर लीजिए, लेकिन हम मानेंगे वो जो जनता हमें बताएगी, यानी कि आपका फीडबैक हम लेंगे। या तो सुधार लिए, 3 महीने का समय भी दिया गया था। लेकिन जहाँ जहाँ लगा कि भाई बात नहीं बन रही है, वहाँ पर 3 विधायकों का जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट आम आदमी पार्टी, यानी सिटिंग एमएलए को भी 3 महीने पहले भले ही लिस्ट को जारी कर दिया गया, लेकिन वक्त रहते एक बड़ा संदेश भी दे दिया गया है। आगे भी इसी बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए जीत आपका। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि भारतीय सेना को मिलने वाला है स्वदेशी टैंक जोरावर। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को उसके कई टेस्ट हो चुके हैं और अब फाइनल स्टेज में है। आज से लद्दाख में इस टैंक का अंतिम परीक्षण शुरू हो चुका है और डिफेंस सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के न्यूमा में जोरावर टैंक का ट्रायल आज से यानी 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। इस ट्रायल के बाद इस टैंक को सेना को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में टैंक का सफल परीक्षण हो चुका है और टैंक अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहा है।
आपको हम स्वदेशी जोरावर टैंक की खासियत और ताकत के बारे में बताते हैं, क्योंकि जोरावर की खासियत के तहत 25 टन वजन, ये इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से समझिए जो इसे हल्का और अधिक गतिशील बनाती है। इसका हल्का वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से संचालन की अनुमति देता है। 105 mm कैलिबर गन जो इसे एंटी टैंक क्षमताओं में सक्षम बनाती है। बख्तरबंद टैंक के कवच को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये बड़े से बड़े हथियारों के हमले का भी सामना कर सके। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लैस है। मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर इसमें है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से ये लैस है। ड्रोन से लैस बैटल मैनेजमेंट इसका सिस्टम है। अब जोरावर टैंक की खासियत के बारे में तो आपको हमने बता दिया, लेकिन ये भी जानिए कि ये टैंक इतना खास जिस तरीके से है, इसकी खासियत में ऊंचाई वाले क्षेत्र में हमले में ये जिस तरीके से कारगर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वहीं ऊंची चोटी पर पहुंचाने में भी आसानी होती है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ये लैस है ही, पूरी तरीके से बख्तरबंद टैंक है। पानी में भी उतरने में ये कारगर है और अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। हालांकि बड़े टैंक को ध्वस्त करने की भी इसकी क्षमता है। यानी स्वदेशी जोरावर टैंक भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हल्का युद्धक टैंक है और भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपको वाकई हैरान कर देगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रफ्तार तो पकड़ रही है। एआई भविष्य में क्या मुश्किल खड़ी कर सकती है, इस पर बहस हो रही है। लेकिन चीन से जो तस्वीर सामने आई है वो एआई पर जारी बहस को नए मुकाम तक ले जाती है, क्योंकि जो आशंका जताई जा रही है वो सच होती जा रही है। चीन में एक रोबो ने 12 रोबोट का अपहरण कर लिया। शंघाई में एयरबाई नाम के एक छोटे रोबोट ने शोरूम में खड़े 12 रोबोट्स को हाईजैक कर लिया। अपहरण की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और वीडियो में रोबोट्स के बीच हुई बातचीत को भी सुना जा सकता है। मैंडेरियन भाषा में छोटे रोबोट्स ने दूसरे रोबोट से बातचीत की। एयरबाई नाम के किडनैपर रोबोट ने दूसरे रोबोट से कहा, तो आप घर नहीं जा रहे? दूसरे रोबो ने जवाब दिया, मेरे पास घर नहीं है। इस पर किडनैपर रोबो ने कहा, तो फिर मेरे साथ घर आओ। इसके बाद एक सभी रोबोट एयरबाई के पीछे पीछे चले गए और शोरूम के गेट तक वो चले गए। शोरूम में तरह तरह के ये काम करता है। इसके अलावा इन रोबोट्स को घरों के काम में भी लगाया जाता है। लेकिन कैसे एयरबाई नाम के रोबो ने बाकी 12 रोबोट्स को भागने के लिए मजबूर कर दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्योंकि ये वाकई क्या रोबोट ने रोबोट्स को किडनैप किया, अपहरण किया? एयरबाई रोबोट्स ने इंसान की तरह बातचीत की। एयरबाई ने सीधे रोबोट से मोटिवेशनल बातें कही। एयरबाई ने बड़े रोबोट्स को अपना वर्क स्टेशन छोड़ने को कहा और एयरबाई ने 12 रोबोट्स को शोरूम से बाहर जाने के लिए राजी भी कर लिया। अब सभी रोबोट्स ने एयरबाई की बात को माना और उसके पीछे पीछे चले गए। ये तस्वीर आपने देखी है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? इस वक्त साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित हमारे साथ हैं। ध्रुव, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी ना किसी तरह दूसरे रोबोट्स के भी माइंड को कंट्रोल कर लें या उन्हें किडनैप करने जैसी वारदात को अंजाम दें, तो वाकई सिक्योरिटी सिस्टम पर भी ये सवाल खड़े करता है। ध्रुव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो ध्रुव, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? जी जी। ध्रुव, ये एआई की टेक्नोलॉजीज में हो रहे अपग्रेडेशन जितने चौंकाने वाले हैं, आज वाकई ये एक नई बहस है कि किस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक रोबोट बाकी रोबोट्स को किडनैप कर ले? ऐसा पॉसिबल इसलिए हो सकता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू। हेलो ध्रुव, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स के अंदर भी एक इंटर रोबोट कम्युनिकेशन होता है। आज कोई भी रोबोट बनता है तो वो रोबोट का भी एक कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो एक मैसेज सेंड करता है, वो कमांड को जो मैसेज आता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। आज जो रोबोट्स होते हैं, वो रोबोट जब बनाए जाते हैं ना, तो उसके रोबोट का स्ट्रक्चर अलग होता है, बट बहुत बार ये होता है पीछे का जो रोबोट का टेक्नोलॉजी है वो सेम हो सकता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, इन कंपनीज की बैकएंड टेक्नोलॉजी सेम होने की वजह से
एक कॉमन प्रोटोकॉल होते हैं जो टेक्नोलॉजी एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाता है, वही टेक्नोलॉजी ने ये लैंग्वेज को समझ के भी ये चीज हो सकती है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि जो रोबोट ने इनको आके किडनैप किया है या जो रोबोट ने आके इनको कंट्रोल किया है, वो रोबोट ने आके इनके जो 12 रोबोट्स थे, वो 12 रोबोट्स की सिक्योरिटी के फ्लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया और वहां पे फिर उनका कंट्रोल लेके उनने उनका खुद का कंट्रोल रोबोट का वहां पे एस्टेब्लिश करके और वो 12 रोबोट्स का एक सेशन हाईजैक करा। इस तरह से भी एक इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है। इससे भी अलावा क्या हो सकता है कि एक प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि आज आप बात कर रहे हैं रोबोट्स की, तो रोबोट में एक एआई टेक्नोलॉजी होता है, तो एआई अगेन कॉमन है। एआई जरूरी नहीं है कि हर कोई का एआई अलग अलग हो। जो एआई की पीछे की लैंग्वेज होती है वो तो सेम होती है, कोडिंग सेम होती है। तो ये भी हो सकता है कि जिस दोनों कंपनीज ने जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स किए थे, ये रोबोट्स किए थे, उसमें ये 12 रोबोट और ये एक छोटा सा रोबोट, उनकी बैकएंड की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होने की वजह से वो लोगों को उनके कोड पता हो गए। तो रोबोट ने अपना जो कोड बोला, वो सामने वाले ने वो कोड समझा और ये समझा कि ये वही रोबोट है जो हमारे 12 रोबोटों में से एक है। बिल्कुल। तो इस तरह से भी कंट्रोल लिया जा सकता है दूसरे रोबोट्स का। चलिए, शुक्रिया, बहुत आसानी से आपने समझा दिया कि आखिर कैसे रोबोट्स ने इस वारदात को अंजाम दिया कि एक छोटे से रोबोट ने 12 रोबोट्स को किडनैप कर लिया, जो कुछ ही दिनों में हवाई रफ्तार की नई परिभाषा लिखने जा रहा है। इस नए विमान का नाम है XB-1। विमान सुपरसोनिक है, साउंड की रफ्तार से कई गुना तेज गति से हवा में उड़ता है, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकता है। लड़ाकू विमानों को भी ये मात दे सकता है। यात्रियों को ले जाने वाला ये विमान अमेरिका की एक कंपनी ने तैयार किया है। अब इसकी खासियत क्या है आपको बताएंगे। क्यों इसे सुपरफास्ट कहा जा रहा है ये भी जानिएगा, और किस तरीके से सुपरफास्ट ये विमान लंबी से लंबी दूरी को कुछ ही घंटों में तय कर सकता है। यही इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी। सुपरफास्ट जेट इसे कहा जा रहा है। XB-1 ने पिछले हफ्ते ही अपनी 8वीं परीक्षण उड़ान भरी है, जो पूरी तरीके से सफल रही। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब एयर ट्रैवल का पूरा सीन बदलने वाला है। लोगों को मिलने वाला है एक ऐसा विमान जो घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में दिल्ली से अमेरिका और लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच सकता है। XB-1, जिसे सुपर फास्ट जेट और बेबी बूम कहा जा रहा है, ये नाम इसकी रफ्तार की वजह से इसे मिला है। करीब 54 मिनट की टेस्ट फ्लाइट के दौरान XB-1 विमान ने 25,040 फीट की ऊंचाई पर को हासिल किया। इससे पिछले टेस्ट में विमान ने 2000 फीट ऊंची उड़ान भरी थी। इंजीनियर्स का इरादा विमान को ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा तेजी से उड़ान का है। 8वीं फ्लाइट टेस्ट में विमान ने 988 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से उड़ान भरी, सुरक्षित रूप से वापस भी लौट आया। XB-1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान इस साल मार्च में भरी थी, और कंपनी दावा तो ये कर रही है कि कुछ और टेस्ट के बाद इस विमान को कमर्शियल एक्टिविटी में भी लगा दिया जाएगा। हालांकि XB-1 विमान रफ्तार का जो बादशाह कहा जा रहा है, इसलिए बड़ी बड़ी विमान कंपनीज की नजर इसके टेस्ट फ्लाइट पर है। अगर XB-1 विमान कमर्शियल उड़ान भरने लगा तो दुनिया मुट्ठी में सिमट जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिए, यहाँ पेरिस से लंदन की दूरी महज 10 मिनट में तय की जा सकती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने में जहां 15 से 20 घंटे लगते हैं, XB-1 में सफर करने पर यह दूरी 5.5 घंटे की रह जाएगी। लंदन से न्यूयॉर्क शहर तक सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बीजिंग से मॉस्को जाने में भी सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। हालांकि XB-1 को भविष्य का व्यवसायिक विमान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि XB-1 3 इंजन वाला सुपरसोनिक विमान है। इसके आकार और गति को विशेष रूप से ध्वनि की गति से तेज उड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ये विमान साउंड की रफ्तार से 1.7 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसका मतलब ये भी है कि जिस रफ्तार से लड़ाकू विमान हवा में उड़ते हैं, लगभग उसी रफ्तार से ये विमान भी उड़ेगा। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। विमान 64 से 80 यात्रियों को ले जाने में भी सक्षम है। इसमें कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ये हल्का है, मजबूती बरकरार इसकी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर रायबरेली पुलिस की एक अपील सामने आ रही है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां शादी विवाह के कार्ड व्हाट्सएप पर आने से सावधान रहें। कार्ड डाउनलोड करने से अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो फिलहाल ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है साइबर क्राइम को लेकर रायबरेली पुलिस की ये अपील, क्योंकि साइबर क्राइम के जरिए जिस तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें अब खबर ये आ रही है कि शादी के लिए जो लोग कार्ड व्हाट्सएप करते हैं
उन्हें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार्ड डाउनलोड किया तो हो सकता है आपका अकाउंट भी हैक हो जाए। साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लोगों के साथ ठगी की वारदातों को कैसे अंजाम दे रहे हैं। इन साइबर ठगों ने अपनी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए, अब जिस तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला है, यही खबर है। ये ठग अब डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कार्ड के जरिए ही ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रायबरेली पुलिस ने इस तरह की ठगी से बचने की अपील की है। पुलिस ने यह बताया कि साइबर ठग एक लिंक या एपीके फाइल भेजते हैं, जिसे डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल ठगों के हाथ में चला जाता है, जिनकी मदद से वो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद सारी रकम को भी निकाल सकते हैं। अब शादी के कार्ड से ठगी करने का यह नया तरीका है क्या, और ठग इसको कैसे इसके जरिए ऑपरेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यही इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने। क्योंकि साइबर ठगों ने ठगी का ये जो नया तरीका निकाला है, उसमें शादी के सीजन में कैसे वो लोगों को फर्जी कार्ड भेज रहे हैं, इसको लेकर खुलासा हुआ है। हालांकि व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी के कार्ड जिस तरीके से भेजे जाते हैं, तीसरे पॉइंट पर आए, उसके तहत माना यह जा रहा है कि यूजर का पर्सनल डेटा तक चुराने की ये एक नई ट्रिक इजाद कर चुके हैं। अब ये लोगों के साथ ठगी कैसे करते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। क्योंकि व्हाट्सएप पर वायरस लिंक को भेजा जाता है, शादी के कार्ड के साथ उसे वो फर्जी फाइल अटैच कर दी जाती है। इस एपीके फाइल में वायरस होता है, यानी अगर आप अपने फोन में कहीं पर भी एपीके फाइल ऑब्जर्व करें तो उसे क्लिक ना करें, क्योंकि इसी एपीके फाइल में होता है वायरस। डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो जाता है और मोबाइल डेटा समेत बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। हालांकि ये सुनना चाहिए आपको कि शादी के कार्ड के नाम पर हो रहे फ्रॉड को लेकर रायबरेली के एसपी संजीव कुमार ने क्या अपील की है। शादी का निमंत्रण एपीके फाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आप जैसे ही पीड़ित पक्ष जो है यह व्हाट्सएप के माध्यम से उसको डाउनलोड करता है एपीके फाइल को, तो वो हैक हो जाता है। हैक करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है अपने अकाउंट में। इसके अतिरिक्त आपके मोबाइल में मौजूद जो फाइल एवं फोटोग्राफ इत्यादि है, इसका भी दुरुपयोग करते हैं। इन ठगी से बचने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1930 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त www.cybercrime.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब ऐसे में इस तरह की साइबर ठगी से आपको बचना कैसे है, ये भी जल्द जान लीजिए। क्योंकि अनजानी फाइल को डाउनलोड ना करें। ये बात मैं आपको अभी भी कह रही थी कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी नोटिफिकेशन आती है जिसमें एपीके फाइल अटैच है, तो उसे क्लिक ना करें। किसी अनजान लिंक पर तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अनाधिकृत मोबाइल ऐप से भी बचें और ऑनलाइन लेन देन की जानकारी बिल्कुल भी साझा ना करें। किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन फोन पर या ऑनलाइन ना दें। इन दिनों हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बहुत आम बात है, और लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हेयर ड्रायर खतरनाक हो सकता है। ये खबर इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि कर्नाटक के बागलकोटे जिले में एक हेयर ड्रायर से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां कुछ ऐसा हुआ कि महिला की जान पर बन आई। चौंकाने वाली ये घटना है। पीड़िता ने अपनी हथेलियों और उंगलियों को खो दिया है। बागलकोट में ये हैरान करने वाली घटना है, जहां कोरियर से आए हेयर ड्रायर में धमाका हुआ। हेयर ड्रायर विस्फोट में महिला ने दोनों हाथ खो दिए। महिला एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विशाखापट्टनम में बना ये हेयर ड्रायर मंगवाया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। हेयर ड्रायर धमाके में महिला किस तरीके से बुरी तरह घायल हुई है और विस्फोट में महिला ने अपने दोनों हाथ तक खो दिए हैं। बसम्मा यारानाला नाम की ये महिला हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, और उनकी तरफ से ये बताया गया, शशिकला के नाम से कुरियर आया, मैंने कुरियर खोला तो उसमें हेयर ड्रायर था। पड़ोसी ने हेयर ड्रायर चेक करने को कहा। हेयर ड्रायर ऑन करते ही उसमें ज़बरदस्त धमाका हुआ। शशिकला ने बताया उसने हेयर ड्रायर ऑर्डर नहीं किया, जबकि जांच में जिस तरीके से अब खुलासा हो रहा है, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऑर्डर किसने किया। विशाखापट्टनम में ये हेयर ड्रायर बना था। पुलिस फिलहाल यही जानकारी अब तक दे पा रही है।